महाराष्ट्र के चुनाव आज किस पड़ाव पर आकर रुके हुए हैं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी महायुति लोकसभा में जिस तरीके से हम सोच रहे थे उस तरीके के रिजल्ट्स तो निकले नहीं। कई जगह पर एग्जिट पोल भी ठीक तरीके से निकल नहीं पाए, लेकिन लोगों ने अपना पोल जो है वो बहुत ही अलग तरीके से पेश किया था। क्या विधानसभा में भी यही बात होगी? और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये सारे सवालों पर आपको क्यों परेशान कर रहे हैं सवाल? तो मुझे इंट्रोड्यूस तो करने दीजिए, आप पहले से करो। तो उद्धव ठाकरे अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। सर आप बोल ही दीजिए, अब मुझे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं बताइए। आप मुख्यमंत्री, मैंने सवाल पूछा भी नहीं, सिर्फ नाम लिया और आप हंस पड़े, तो क्या है मतलब उसमें? नहीं, पहले सवाल तो पूछिए। चलो नहीं तो मेरा सवाल कुछ और था पहले, लेकिन ठीक है, मुख्यमंत्री पद से शुरू करते हैं। सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ना महायुति के पास इसका जो जीतेगा वो सिकंदर। पवार साहब कह रहे हैं कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो मुख्यमंत्री बने। हम तीनों में कोई विवाद नहीं है। ओके। और पहले दिन से तय किया था। ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि अगर किसी एक फेस को हम प्रोजेक्ट करें, जरूरत नहीं कि मेरा फेस अगर कांग्रेस में है या राष्ट्रवादी में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खैर वो दिन तो अब चले गए। और कल परसों पवार साहब ने कहा कि जिसके ज्यादा सीटें आएंगी, शायद हम मतलब अब तक कुछ ऐसा फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, तो उनका मुख्यमंत्री हो सकता है। उनको पूछा गया तो ऐसे भी हो सकता है, तो हो सकता है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है। हम एक बात निश्चित, हम ये जो लुटारू सरकार है इनको भगाना चाहते हैं। ये हमें नहीं चाहिए। हम में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, खैर वो तो बात की बात, लेकिन ये लुटारू है जो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, इनको तो हमें भगाना ही है। प्रधानमंत्री ने ये मुख्यमंत्री पद के मुद्दे को उठाया। उन्होंने ये कहा कि महाविकास आघाड़ी में एक पार्टी अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए पुश कर रही है और दूसरी पार्टी ये बताने में लगी हुई है कि नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। कौन सी पार्टी? वो बेसिकली इशारा कर रहे थे आपकी तरफ कि आपने प्रपोजल रखा था कि मुख्यमंत्री आप तय कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से उस पर कोई जवाब आया नहीं। तो उसमें उनका क्या प्रॉब्लम है? क्या वो बता सकते हैं कि उनके पास जो सब जमावड़ा है, गद्दारों की फौज, कौन बनेगा सरदार उसका? बता सकते हैं? बताओ तो। पहले आपस में तो कुछ तय करो, हमारे और क्यों देख रहे हो? मोदी जी कल आकर कह रहे कि ये वो फलाना फलाना जो भी कुछ है, ये गद्दार मुख्यमंत्री बनेगा, तो डिक्लेयर करो। अभी भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और आप में कई जगह पर आप एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार है। आपने तो पूरी नाराजगी भी जताई कि प्रणीति शिंदे आपके उम्मीदवार के प्रचार के लिए नहीं आई। मैं परसों ही सोलापुर में ही था, यहीं पे। और क्या होता है कि कुछ लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है कि आखिर इनका असली उम्मीदवार कौन है। तो हमें ऐसी कोई हमारे मन में या महाविकास आघाड़ी में ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, जब भी कोई आघाड़ी होती है या गठबंधन होता है, स्वाभाविक है हर कोई पार्टी ज्यादा सीटें चाहती है, तो दोनों होता है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट। हम अलायंस क्यों करते हैं? तो हम सब मिलकर सत्ता में आए, लेकिन उस वक्त एक बात जरूर हमें उसका स्वीकार करना चाहिए कि हर एक पार्टी की सीटें थोड़ी कम होती है, तो थोड़ी खींचातानी तो होती है। इस बार कुछ ज्यादा हो गई खींचातानी, लेकिन टूटा तो नहीं ना, जैसे बीजेपी ने किया था 2014 में या 2019 में। बाद में हमारे साथ उन्होंने गठबंधन बनाया, तो वैसी इतनी खींचातानी तो हुई नहीं। हम एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आज तक कभी भी पिछले लोकसभा चुनाव के पहले शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कभी तीनों इकट्ठा मिलकर चुनाव ही नहीं लड़े थे। हम जो भी चुनाव लड़े थे एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। तो हमें पहले तो ऑफकोर्स लोकसभा के बाद एक अंदाजा आ गया कि हमें सबकी ताकत कहां पे है, तो थोड़ी खींचातानी तो वो पहला चुनाव है, हमारा पहला चुनाव है। क्या ये खींचातानी इसके वजह से भी हुई क्योंकि लोकसभा में महाविकास आघाड़ी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, तो उसके बाद हर किसी को लगने लगा कि अगर हम कैंडिडेट बनेंगे तो जीतने के चांसेस ज्यादा हो सकता है, और फिर वो एक दूसरे के खिलाफ ये शुरू हो गया कि भाई मुझे सबसे ज्यादा सीटें चाहिए। खिलाफ नहीं, एक जिसको हम कहते हैं ना कि चाहत होती है कि हमें चाहिए और क्यों ना करें। जैसे कहीं से एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जैसे मैं अभी आज पूरे दिन में था, हमारी बगल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है धाराशिव, तो मुझे लगता है कि वहां सारे
विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी को बढ़त है। अच्छा, उस्मानाबाद, हाँ, शायद अगर मैं गलती ना कर रहा हूं तो 6 में से 6, तो स्वाभाविक है, हमें भी चाहिए, उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। उद्धव जी, सबको पता है कि आप फोटोग्राफर है एक्चुअली, लेकिन आजकल आप कैमरा या वीडियोग्राफी करता हूं ना, आजकल बहुत ज्यादा अरे सबूत मैंने कल दिया है ना, आज भी वीडियो दिया आपने है, रिलीज किया अभी। और उसके लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार मानना चाहता हूं हाँ। कि आपने बहुत दिन के बाद जो मुझ में जो एक फोटोग्राफर है हाँ। उसको वापस जगाया, नहीं, लेकिन उस पर गलत क्या है ये और साथ ही साथ हाँ। मैंने कुछ सवाल पूछे, हाँ। और मैं सामना का भी एडिटर हूं, हाँ। तो जो पत्रकारिता भी मेरी जाग गई। नहीं, लेकिन मैंने देखा उसके बाद में कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि भाई हमने तो प्रधानमंत्री का भी बैग चेक किया है या हेलीकॉप्टर चेक किया, अमित शाह का भी किया हुआ है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे का भी। आप विश्वास कर सकते हैं चुनाव आयोग इनकी बैग चेक करने की हिम्मत दिखा सकता है? नहीं, सवाल तो मैं- आप विश्वास करते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नहीं करता, और वो इसलिए नहीं करता, कुछ दिन, महीने या साल पहले मैंने जो खबर सुनी थी, ओडिशा में प्रधानमंत्री जी की बैग जिसने चेक की थी उसको सस्पेंड किया गया। लोकसभा चुनाव के वक्त पता नहीं, शायद उसके अगल बगल में होगा, तो उसको सस्पेंड किया गया। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, एक तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रचार के लिए नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। पर ये पहली बार थोड़ी हो रहा है उद्धव जी। नहीं, लेकिन अब कब देखो 60 साल कांग्रेस में क्या किया, वो बदलाव चाहते थे, इसलिए जनता ने आपको चुन लिया, तो अब वही चीज आप आगे लेके जाने वाले हैं, तो कांग्रेस क्या बुरी थी? तो प्रधानमंत्री अब देश के है, आप चलो नई शुरुआत करो, देश स्वागत करेगा उसका। अच्छा, इसके बावजूद आज ही की बात दूसरे दिन, लगातार दूसरे दिन मेरी बैग चेक की, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता था, तो जब तक प्रधानमंत्री जी सोलापुर एयरपोर्ट पे लैंड नहीं होते, तब तक मेरा हेलीकॉप्टर, मैं औसा में था, सोलापुर से औसा कितनी दूर है, जाना था मुझे कहा, उमरगा, वो जब तक लैंड नहीं होते तब तक यहां से परमिशन नहीं दी गई। वो तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है ना। नहीं, इसलिए तो मैं कहता हूं, मैं भी तो मेरे पार्टी का नेता हूं, वो उनके नेता है, वो प्रधानमंत्री है, इसीलिए उनको अलग कानून मैं नहीं मानने वाला। सॉरी, ये मेरा प्रजातंत्र नहीं है। अगर उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं तो मुझे भी मिलनी चाहिए, मुझे रोक रहे तो उनको भी रोकना चाहिए। उनको कहना चाहिए था उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, आप घूमो ऊपर, क्यों नहीं ऐसा होता? ठीक है उद्धव जी, लोकसभा चुनाव के बाद में हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, इसके लिए पूछना बहुत जरूरी है कि लोकसभा के रिजल्ट्स का आपका आकलन क्या है? किस वजह से महाविकास आघाड़ी को 31 सीटें मिली, किस वजह से शिवसेना यूबीटी का परफॉर्मेंस 9 हो गया, आपने 21 सीटें लड़ी और 9 पे आके आप रुके, और क्या कारण रहा कि कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी के तौर पे महाराष्ट्र में उभरी और बीजेपी का परफॉर्मेंस नीचे हुआ? ओवरऑल उसको लेकर आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये सारा परफॉर्मेंस देखा गया? इसके लिए 2-3 उत्तर है। एक तो कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं थी, उनका नाम, उनका सिंबल, सारी बातें उनके साथ थी, उनके पास थी। रही बात पवार साहब की, पवार साहब आज मौजूद है, वो जहां खड़े होते हैं वहां उनकी पार्टी है। मेरे लिए बात अलग थी, बाला साहब अभी हमारे बीच में नहीं है, और बाला साहब का नाम उन्होंने राष्ट्र पुरुष की लिस्ट में डाला हुआ है, इसलिए सारे लोग आज अगर आप महाराष्ट्र में घूमेंगे तो बीजेपी के पोस्टर पे भी बाला साहब दिखाई देते हैं, और मोदी जी भी बाला साहब का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। अच्छा, मशाल का जो चिन्ह है, जो वो आपको सिंबल जो दिया सिंबल, वो लोकसभा में हमें सेकंड फेज में मिला, क्योंकि फर्स्ट फेज में पूर्व विदर्भ में हमारे प्रत्याशी नहीं थे। दूसरी फेज में जब हमारे नामांकन जो होता है वो स्वीकार किया गया, उस वक्त हमें पता चला कि हमें मशाल मिल गया है। तो मशाल का प्रचार करने के लिए 20-25 दिन मिले, और उसी वक्त इन्होंने जो एक संभ्रम निर्माण किया, कुछ लोगों ने मुझे चुनाव के बाद फोन करके कहा कि उद्धव जी, हम तो आपको वोट देना चाहते थे, लेकिन गलती से हमने आपकी पुरानी निशानी पर बटन दबाया। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपका क्या आकलन है? आप अभी महाराष्ट्र नहीं, में मैं ऐसी कभी आंकड़ा नहीं लगाता, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, तो हम तो जीतेंगे। लेकिन आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और स्टेट का फाइनेंस आप किस तरीके से होता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है।
क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के वादे किए गए हैं दोनों तरफ से, उनके तरफ से भी आपके तरफ से भी, एक होड़ लगी हुई थी उसमें, क्या इतना सारा बजट फेस करना, उसका भार उठाना, ये किसी भी स्टेट, महाराष्ट्र जैसे स्टेट के लिए पॉसिबल होगा? क्या आपको लगता है कि एक नए तरीके से इन सारी चीजों को देखना होगा, ये कहीं ना कहीं रोकना होगा, ये जो होड़ लगी हुई है? रोकने की बात फिलहाल तो संभव नहीं है। ठीक। कंपल्शन हो गया ये? नहीं, देखो, ये जो बिना वजह कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा दे रहे हैं, मुंबई की अगर बात करें तो आपको याद होगा, या शायद सारे लोग भूल भी गए, प्रधानमंत्री जी आए थे कुछ रास्तों का भूमि पूजन करने के लिए, उसमें से एक भी रास्ता शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पैसा दिया गया। मुंबई की तिजोरी में जो 90,000 करोड़ रुपए थे फिक्स डिपॉजिट, उसी में से कोस्टल रोड हमने बनाया, तो वो एफडी भी अब ये तोड़ना शुरू किया है उन्होंने। और जहां तक मेरी जानकारी है कि जो राज्य सरकार है उसके कर्मचारियों के सैलरी भी फ्रंट लोडिंग से उन्होंने किया है। इसका अर्थ ये है कि इन्होंने सारी लूट की है। अगर हम लूट को रोके तो भी सारी बातें हम कर सकते हैं। तो जितनी घोषणाएं की गई उन सबकी जांच आपकी सरकार आएगी तो आपकी, यानी घोषणा नहीं, भ्रष्टाचार की घोषणा तो खैर घोषणा है, ये आने वाले नहीं है इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। तो जो जितना पैसा खाया है इन्होंने उसकी तो हम जांच करेंगे। जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या बात है? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शिवसेना की आरक्षण को लेकर जो नीति हुआ करती थी, और आज आप जिस गठबंधन में है वो उनके गारंटीज में जाति जनगणना और 50% की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है शिवसेना की नीति में। देखो, मेरे पिताजी ने जो बात कही थी, बाला साहब जी ने, उनका कहना था कि आरक्षण कहो या कुछ भी सुविधा है, किसको देना चाहिए? मराठी में कहते हैं ना, आर्थिक दृष्टया मागासलेला, इकोनॉमिकली विकसित, जो चाहे किसी भी जात पात का हो जाने दो, दे दो। लेकिन वो बात उस वक्त मानी नहीं गई, फिर मंडल आयोग आया। अभी एक बार मैं कहता हूं हो जाने दो कि कहां कितनी जाति है, और उस हिसाब से फिर पार्लियामेंट का वो दायित्व है उसको मंजूर करना। पर आप समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना होनी एक बार होने दो ना, समझने दो। एक काउंटर देखा जा रहा है जातिगत जनगणना को, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे सेफ रहेंगे वो भाजपा के लिए है, मतलब उनको बाकी सारी पार्टियां नहीं चाहिए, वो एक ही रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। और यही तो बात नड्डा ने कही थी कि अब आरएसएस की भी जरूरत नहीं है, तो एक है तो सेफ है। नहीं, वो तो अकेले रहेंगे तो सेफ रहेंगे ऐसा हो गया ना। एक नहीं, है वो तो सेफ अकेले रहेंगे। रहेंगे, नहीं, एक है तो सेफ आप है। घोषणा बदल रहे हैं। नहीं, उसका अर्थ है वो एक है तो सेफ है, मतलब वो एक अगर भाजपा है तो ही सेफ है, और कोई रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। तो वो उनके लिए ये है कि बीजेपी के लिए भाई हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी बटेंगे, देखो ना, उनको नारा तो दे रहे हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन हम एक ही तो थे, तो तोड़ा क्यों हमें? कितनी पार्टियां थी एनडीए में, अब एनडीए है कहां? तो कहां एकता की बात कर रहे हो? जो एकता आपको मंजूर नहीं है, और आपके नड्डा जी भी कह रहे हैं कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, आरएसएस की भी नहीं है, तो एक है तो सेफ है, मतलब बीजेपी एक रहेगी तो सेफ रहेगी, लेकिन अदरवाइज वो साफ होगी। इस नारे का कोई असर पड़ेगा महाराष्ट्र में? अब कुछ उन्होंने तो नहीं। एडवर्टाइजमेंट्स निकाली हुई है, वो कह रहे हैं कि हिंदू जो वोट है उनमें फूट डालने की कोशिश की जा रही है, ओबीसी वर्सेस ओबीसी लड़ाया जा रहा है, मराठा वर्सेस कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है ऐसा? कांग्रेस का संबंध क्या है? भाजपा तो कर रही है, भाजपा ही तो कर रही है। और उनका कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे नहीं है, लूटेंगे और बांटेंगे है। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। इस तरीके के नारों का कोई असर होगा ऐसा लगता नहीं? कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो काश्तकार हमारे बेहाल हो गए, उनको जो भी कुछ है, जैसे मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, सोयाबीन है, अपना कॉटन है, दूध है, अब प्याज की बात वापस शुरू हुई है, तो ये सारी इनकी गलत नीति के कारण इनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्या फायदा? क्या कटेंगे? जो कटी हुई फसल है उसको पहले दाम दे दो। अजित पवार भी उनसे अग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मतलब जो आप कह रहे हैं उसी तरीके से कह रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में तो चलेगा ही नहीं। महाराष्ट्र की जनता बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है ये सब चीज को लेकर। नहीं कंफ्यूज है। जो अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने देखे, उसके बाद
किसी भी तरीके से पॉलिटिकल अलाइनमेंट पर उनका भरोसा ही उठ गया है। उनको लगता है भाई कोई भी कहीं भी जा सकता है। शिवसेना कांग्रेस के साथ में, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ, अजीत पवार बीजेपी के साथ, ये किसी भी तरीके का लेकिन कोई मैं भी एक ही alliance जगह हो पर सकता है। हूं। कोई भी आइडियोलॉजिकल देखो, डिफरेंसेस सारे खत्म हो गए। मैंने बीजेपी ने मेरा साथ 2014 में पहले तोड़ा था। उस वक्त भी मैं हिंदू ही था, और उस वक्त भी अगर मोदी जी कहते नकली संतान, तो उस वक्त में क्या था? गठबंधन उन्होंने तोड़ा था, मैंने नहीं तोड़ा था। 2019 में उन्होंने फंसाया मुझे, मैंने नहीं फंसाया उनको। राज ठाकरे ये कह रहे थे कि जब आदित्य चुनाव के लिए खड़े हुए पहली बार 2019 में, पहली बार ठाकरे परिवार से कोई चुनाव मैदान में उतरा था, तब उन्होंने कह दिया कि ठाकरे परिवार से ये चुनाव लड़ रहे, मैं कोई कैंडिडेट वहां पर नहीं डालूंगा, और उन्होंने कैंडिडेट वहां से हटा दिया। लेकिन जब अमित ठाकरे वहां पर खड़े हुए, तब तो आपकी तरफ से ये सोचा नहीं गया। नहीं, सुनो, मैंने सुबह ही बात की है कि खैर उनकी राजनीतिक भूमिका क्या है। पिछले चुनाव में उन्होंने मोदी का समर्थन किया था, इस चुनाव में वो कहते कि देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्हीं के जो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं उन्हीं को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते। तो भाई साहब सॉरी, माफ करिए, मैं महाराष्ट्र के लूटारों को साथ नहीं दे सकता। ये अदानी के खिलाफ इतने क्यों हैं आप? धारावी प्रोजेक्ट से आप हटा देंगे? मैं क्यों साथ दे दूं उनकी? आप कारण बताओ, अदानी का साथ में क्यों दूं? वो टेंडर प्रोसेस तो पूरा आपके नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, एकदम झूठी बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये तो आपको अदानी से इशू है कि जो टेंडरिंग प्रोसेस हुआ है उससे इशू है? टेंडरिंग प्रोसेस और टेंडर के बाहर अब जो उनको सुविधा दी जा रही है। देखो, एक मैं साफ करना चाहता हूं कि अदानी का जो धारावी का टेंडर है वो उस वक्त कैंसिल मेरे कार्यकाल में हुआ था जरूर, क्योंकि उनका इन्वेस्टर कौन है वो सामने नहीं आ रहा था। इंटरेस्टिंग बात यही है ना कि आज अजित पवार ने कहा कि उनकी जब बीजेपी के साथ बातचीत चल रही थी, उनका ये कहना है कि बीजेपी के साथ बातचीत चल रही थी तब अडानी बीच में थे। मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं कि बीजेपी और एनसीपी साथ में आए, उसकी कोशिश कर रहे मैं थे। तो यही तो उस वक्त आपको याद होगा, शायद आप थे या नहीं थे, वो मोर्चा निकाला था हमने। आपने जो धारावी और मैंने क्या कहा था कि मेरी सरकार गिराने के लिए पैसा किसने दिया था। अच्छा, मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाए थे। बट पवार साहब मानेंगे अगर ये धारावी प्रोजेक्ट? पता नहीं क्या, नहीं हमने तो कह दिया मुंबई के हित के लिए मैं जो हूं वो हूं। उस वक्त मुझे नहीं लगता, अगर अच्छा परसों की मीटिंग में पवार साहब ने भी तो कहा ना। लेकिन सरकार आपकी आएगी, पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? अरे नहीं तो फिर लड़ेंगे क्यों? इस बार कोई तोड़ फोड़ या उसके बाद सरकार गिराने की कोशिश, ऐसी कोई आपको? नहीं, एक बार जो भी जिन्होंने की उनको महाराष्ट्र ने सबक सिखाया है, अब जो बाकी सबक है वो इस चुनाव में सिखाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो आपको राहत मिल नहीं पाई, क्योंकि वहां पर तो अभी BJP नहीं आ कुछ पाई। ना बोलूं तो अच्छा है। अब तो मैं चंद्रचूड़ साहब को मानता हूं, अच्छे मराठी में कहते हैं ना निरूपणकार, भाषण, वो प्रवचनकार, अच्छे प्रवचनकार है वो। अगर हमें पहले बताते तो हम भी उनके साथ यमाई देवी के मंदिर में जाते थे कि हमें कुछ क्या करूं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है रास्ता, तो यमाई देवी हमें कुछ बुद्धि दे। नाराजगी है या खफा है, गुस्सा है? खफा है, गुस्सा नहीं, उनसे ये अपेक्षा नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी लग रहा था कि कुछ है, क्योंकि महाराष्ट्र जाना जाता है राम शास्त्री प्रभु ने। उस वक्त रघुनाथ दारा जो पेशवाई के समय में था कि मेरे सामने कोई भी हो लेकिन कानून के सामने सारे समान है, तो वो परंपरा थी। तो इन्होंने पता नहीं अब क्या, उन्होंने पूरी जिंदगी में उनके हाथ में क्या लगा। उद्धव जी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सर कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी 23 तारीख के बाद। अगर महाराष्ट्र में नया समीकरण नहीं बना तो एक बार फिर हमें बैठकर नया समीकरण नहीं बना मतलब हमारी सरकार आएगी तो आपको कॉन्फिडेंस है? हाँ, है ना। चलिए ठीक है। इसी नोट पर उद्धव ठाकरे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कि अगली सरकार पूरी उनकी आएगी, ये पूरा कॉन्फिडेंस वो यहां पर जता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया उद्धव जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।